तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन समाप्त हो चुके हैं, और जो लोग नहीं आए हैं वो क्या करें, रिकेप देखें। होता है ना, जो भी सीरियल आता है उसमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के लिए पिछला वाला सीन, लेकिन यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हर एपिसोड नया होता है, उसमें पुराना दिखाकर क्या करेंगे। उसके लिए अब सुविधा तो उपलब्ध है, काफी हद तक सहूलियत तो हो ही जाती होगी, नहीं होती? लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है। क्लास पर जब तक नहीं बैठोगे तब तक हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सब्जेक्ट को लेकर। क्लास किए हो तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर क्लास भी नहीं किए हो और उसके बाद भी कह रहे हो कि ये हुआ नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है? और वैसे भी ऐसा कुछ है नहीं जो उसमें समझ में आए ना हो। जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ ही रहा होगा। नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, नोट्स देखकर लिखते रहा करो। आजकल तो नोट्स लिखने के भी पैसे मिल रहे हैं। कल ही एक फोन आया हमारे पास, कह रहे क्या आप इंटरेस्टेड है? मैं किस चीज में? कह रहे और ऑफलाइन वर्क में। हमने कहा अच्छा कौन सा वर्क है? कह रहे आप घर बैठे कमाना चाहते हैं। हमने कौन नहीं कमाना चाहता है, बताओ कौन सा काम है, कितने मिलेंगे? क्या जितना आप काम कर लेंगे। हमें काम क्या है? कह रहे आपको कुछ नहीं, एक नोट्स आपको दिया जाएगा, एक ब्लैंक नोट्स दिया जाएगा, आपको उसको देख देख कर इसमें लिखना है। हमने कहा ये तो अच्छा काम है, कितना मिलेगा? कह रहे पहले आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपको मिलेगा जितना पेजेस आप लिखेंगे। 1500 विश्वास के लिए, ताकि पहली बार में जो आपको वो नोट्स दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप वो अपने घर में रख लें। ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन कुरियर के माध्यम से आना है, इसलिए। अब बताइए ऑनलाइन कितनी सारी सुविधाएं हो रही है, घर बैठे पैसे कमाइए। लिखिए, नोट्स बनाइए, आप लिखेंगे, आपका लिखा हुआ कोई और पढ़ेगा। कितनी सुविधाएं आ गई हैं आज के दौर में। कुछ दिनों बाद हो सकता है आपको एग्जाम में, अभी भी चलता है, एग्जाम में ना बैठना पड़े, आपकी जगह कोई और बैठ के एग्जाम देगा। अभी भी चलता है। 3 इडियट में देखा? नहीं देखा? डिग्री टॉपर की और किसी और के घर में चिपकी हुई है, फोटो किसी और की। 3 साल 3 साल आईआईटी में दिया कोई और, फोटो किसी और की चिपका दी, और उसका लाभ कोई और उठा रहा है। तो वही बात है, सब कुछ उपलब्ध है, चिंता मत कीजिए। नोट्स वगैरह भी कुछ दिनों में लिखना ना पड़ेंगे। एक काम किया कीजिए, वीडियो कह दिया कीजिए ये वीडियो है, और जो बोले उसको लिखना है ना? एक और स्टूडेंट ऐसी थी, उसका हाल भी ऐसे ही था, उसको लिखने में बहुत मजा आता था। एक दिन हमने देखा कि पता पड़ा कभी किसी के नोट्स में, कभी किसी के नोट्स में। हमने कहा ये क्या है? तो कह रहे कि सर हमको राइटिंग सुधार रहे हैं, लिखने की हमको बहुत हैबिट है। अरे हमने कहा इससे अच्छा नालायक अपने में ही लिखा करो, अपने ही अलग अलग नोट्स लिखा करो। क्यों समाज सेवा उपलब्ध करा रहे हो सबको? जिसका छूट जाए वो उसको तुरंत नोट्स दे दे कि हमारे में लिख देना। तो ऐसे शौक तो नहीं है किसी के पास? वो होंगे भी तो बताओगे थोड़ी। इंडिया नेपाल रिलेशन, तो शादियों का सीजन सब निकल गया। अच्छा एग्जाम वाले हो तुम लोग, मतलब पढ़ने वाले हो। अब वो लोग कौन है जो शादी में गए हुए हैं? शादी में 4-5 कारणों से जाते हैं। पहला कारण तो बड़ा सिंपल सा है, खाना पीना खाना। क्यों? ये कॉमन फैक्टर है। जाते हैं, खाना पीना खाया। दूसरा होता है रिश्तेदारों से मिलना, भूले भटके रिश्तेदार बहुत दिनों से नहीं दर्शन दिए, इसी बहाने शादी में पहुंच गए, रिश्तेदारों से दर्शन हो गए। क्यों? इसके अलावा और भी कारण होते हैं। शादियों में इसलिए भी जाते हैं कि जिनकी शादी नहीं होती है उसके लिए भी जाते हैं। वो अपने लिए जाते हैं देखने कि शायद कुछ हो जाए व्यवस्था। और कुछ के माता पिता जबरदस्ती रिश्तेदारों से मिलवाते हैं, है ना? सब सब अपने अपने तरीके होते हैं। ये देखिए इंडिया और नेपाल। नेपाल, भारत और नेपाल की अगर हम बात करें तो आप इतिहास में पढ़ते हैं, एक संधि हुई थी जिसको हम कहते हैं सगौली की संधि। सुना है इसके बारे में? इस संधि के माध्यम से नेपाल के क्षेत्र को भारत में बहुत हद तक अधिकार मिल गया था नेपाल के मामले में, यानी नेपाल पे काफी कुछ हमारा नियंत्रण हो गया था। ये नेपाल का क्षेत्र भी बेसिकली आप देखेंगे कोई क्लियर कट बॉर्डर थी नहीं कभी। इनके बीच में भी प्राकृतिक सीमाएं हैं, प्राकृतिक के साथ साथ अध्यारोपित सीमाएं भी हैं। तो इनको लेकर काफी सारे विवाद भी हैं। एक बहुत ही छोटा सा देश है, अच्छा देश है, हमारा पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी प्रथम के अंतर्गत
हम लोग इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नेपाल, भूटान, इनको हम ज्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन इनकी स्थिति अलग रही है। आज ये लोकतंत्र की ओर बढ़े हुए हैं 2008 के बाद से, लेकिन यहाँ 2008 के पहले तक बढ़िया तरीके से राजशाही हुआ करती थी, राजा ही सर्वे सर्वा हुआ करता था। और राजा का शासन इतना अधिक टफ था कि राजा से त्रस्त आकर वहां के लोगों ने बगावत शुरू कर दी। अचानक से राजा को समझाया, राजा ने कहा ठीक है हम छोड़ते हैं ये राजशाही। उसके बाद लोकतंत्र लाया गया, लोकतंत्र के लिए संविधान लिखा गया। संविधान संविधान भी ठीक से नहीं चल पाया। कुछ दिनों बाद संविधान दोबारा लिखा गया, तो विवाद चलता रहा यहाँ। ठीक है, इस देश को लेकर हमको क्या पढ़ना है कि नेपाल के साथ हमारी एक बहुत पुरानी संधि है, नेपाल के साथ भी और भूटान के साथ भी। ये संधि कई मामलों में नेपाल को प्रायोरिटी प्रदान करती है। जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारे अधिकार हमने दिए हुए थे संविधान के माध्यम से, वैसे ही इस संधि के माध्यम से नेपाल को हमने कई सारे अधिकार दिए। जैसे वहां के लोग आप देखेंगे हमारे यहाँ जॉब करने आ जाते हैं, उन्हें कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, पासपोर्ट वगैरह तो नहीं लगता है ना, आसानी से आकर जॉब करते हैं, कहीं भी आपको मिल जाएंगी। इसी प्रकार से यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है इनके लिए कि कोई भी जाए कहीं भी जॉब करने लगे, लेकिन उनको ज्यादा प्रायोरिटी है। हमारे यहाँ के प्रशासन में अगर आप देखेंगे तो हम लोग मसूरी में उन लोगों को भी सिखाते हैं, आईएएस आईपीएस, उनको भी ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं अपने खर्चे पर यहाँ पर। और भी बहुत सारी फैसिलिटी, मतलब हर मामले में हम लोग गुजराल सिद्धांत को अपनाए हुए हैं कि इन छोटे राज्यों को, छोटे देशों को विशेष सुविधाएं प्रदान करते जाओ, एक तरफा लाभ प्रदान करते जाओ, ताकि ये हमारे साथ हर समय रहे। लेकिन यहाँ पर दो पार्टियां हैं, एक पार्टी जिसका प्रभाव भारत के साथ है, यानी ऐसी पार्टी जो भारत को विशेष समर्थन देती है, और दूसरी पार्टी ऐसी है जो चाइना की ओर झुकी हुई है। समझ में आ गया? तो इसलिए भारत और चीन के बीच उथल पुथल चलती रहती है इस देश को लेकर। और ये देश भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट क्या होती है? हाँ, ये जो है बफर, ये क्या करता है, ये दो बड़ी शक्तियां हैं ए बी, और ये छोटा सा देश है, लेकिन ये दोनों को सीधे संपर्क में आने से रोक रहा है। ठीक है, यही इसका सबसे बड़ा योगदान है। लिख लीजिएगा, भारत नेपाल संबंध। इंडिया नेपाल रिलेशन। तो ये बताइए सबसे बड़ी सीमा भारत की किस देश के साथ लगी हुई है? उसके बाद चाइना, उसके बाद अफगानिस्तान। मात्र 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ। ये जो भाग देख रहे हैं ये वाला, अब वो भी हमारे नियंत्रण में नहीं है इस समय। पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है। हाँ, फिर नेपाल, फिर भूटान, लिखिएगा। और जल सीमा हमारी किस देश के साथ लगी हुई है? जलीय सीमाएं किसके साथ? और मालदीव। कौन सी जल संधि है यहाँ पर? अब देखिए, एक पता होता है, ये वनडे वालों को रटाया जाता है। यूपीएससी ने पूछा था भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या क्या क्या है, और तीन ऑप्शन दिए हुए थे। यहीं पर लिखा हुआ था मन्नार की खाड़ी, यही लिखा हुआ था पाक खाड़ी, और लिखा हुआ था पाक, नहीं कुछ और था, यहाँ तीन चीजें लिखी हुई थी। अब बताइए, तीनों है यहाँ पर, और ए बी सी करके ऑप्शन दे दिया था। बताया क्या जाता है? पाक जल संधि, यही बताया जाता है ना। लिखिएगा। तो देखिए, ज्योग्राफी जैसे नेपाल पढ़ना था, अब सबसे अच्छा क्या रहता कि नेपाल के बारे में थोड़ा पढ़कर आए होते कि नेपाल में कौन कौन से प्रमुख शहर है, क्या है वहाँ विशेषताएं। काठमांडू और, हाँ बस ये तो पता होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर है? इस समय कहाँ पर है? नेपाल, नेपाल में। ठीक है। और महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तब तो वो सिद्धार्थ थे, बुद्ध तो यही बने हैं भारत में आकर, तभी तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। इसलिए दोनों लड़ते रहते हैं। नेपाल कहता है कि बुद्ध हमारे हैं, तुम क्यों प्रचार प्रसार करते हो इतना। भारत कहता है तुम्हारे यहाँ जब तक थे वो बुद्ध नहीं थे। जैसे मान लीजिए आप अपने गांव से यहाँ पढ़ने आए हैं, यहाँ पढ़ के सिलेक्शन होगा, तो यहाँ के लोग ये कह सकते हैं ना कि हमारे यहाँ से निकला है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो यहाँ की है ना। गांव वाले कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है, पैसे तो हमने भेजे हुए हैं। लिखिएगा, भारत नेपाल संबंध। कुछ पॉइंट इसमें पहले लिख लीजिएगा, एक एक पॉइंट हम समझाते चलेंगे।
ठीक है, लिखिएगा पहला पॉइंट, पृथ्वीराज शाह। पृथ्वीराज शाह, पृथ्वीराज शाह, डैश लगा के लिख लीजिएगा, शाह वंश, शाह वंश। ये कौन थे? राजा थे। कोई भी वंश होता है तो उसके क्या होते हैं? राजा। शाह वंश के एक राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीराज शाह, तो वो क्या थे यहाँ पर? राजा। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, 1846 में 1846 में सेनापति ने यहाँ पर कब्जा किया, ने यहाँ कब्जा किया। ये मेन मेन पॉइंट है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन लिख लीजिएगा। 1950 में 1950 में 1951 लिखिएगा, 1951 में यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, जिसकी स्थापना नेपाली कांग्रेस द्वारा की गई थी। नेपाली कांग्रेस के द्वारा की गई थी। यानी कि 1951 में यहाँ क्या हो गया? लोकतंत्र स्थापित। लेकिन वास्तविकता ये थी कि अगले ही वर्ष यानी 1952 से यहाँ पर फिर से राजाओं का प्रभाव रहने लगा। लिख लीजिएगा अगला पॉइंट, 1952 में महेंद्र राजा बने, जो 1972 तक रहे, जो 1972 तक रहे। और इन्हीं के समय में और इन्हीं के समय में 1959 में दल विहीन पंचायत प्रणाली, 1959 में दल विहीन पंचायत प्रणाली, यानी कोई दल नहीं होगा लेकिन पंचायतें बनाई जाएंगी, दल विहीन पंचायत प्रणाली की शुरुआत हुई। अगला लिख लीजिएगा, 1972 में 1972 में वीरेंद्र यहाँ के राजा बने। 72 वीरेंद्र यहाँ के राजा बने। कौन बने? और ये जो वीरेंद्र थे, इनको चीन के थोड़ी एंटी थे, मतलब चीन के साथ इनके समय में संबंध अच्छे नहीं रहे, इनका झुकाव भारत की ओर था। इस समय अगर आप देखेंगे तो इनने चीन के साथ बहुत सारे जो समझौते थे उनको वापस लिया, जो समझौते पहले किए गए थे। तो चाहे आप तो लिख सकते हैं, इन इनके समय में चीन के साथ हुए समझौतों को चीन के साथ हुए समझौतों को वापस लिया गया। अब चीन के साथ अगर आप कोई चीज वापस लेंगे तो चीन अपना प्रभाव तो बढ़ाएगा ही, और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर 1996 में माओवादी आंदोलन हुआ। लिख लीजिएगा, 90 अगला पॉइंट है, 1996 में माओवादी आंदोलन हुआ। एक पूरा कालक्रम आपको बता रहे हैं कि कैसे वहां व्यवस्था थी 1996 में। हाँ, माओवादी आंदोलन हुआ। अब माओवादी आंदोलन का मतलब है कि चीन के प्रभाव है, ठीक है। क्लियर। इसके बाद 2001 में एक और राजा बनते हैं, जिनका नाम था, ये क्या लिखा था, बीरेंद्र लिखा था ना अभी, उनका नाम था दीपेंद्र। और उनने एक बढ़िया काम किया, अपने सहित पूरे परिवार की हत्या कर दी थी नेपाल में, पूरा वंश समाप्त कर दिया था। ठीक है, लिख लीजिएगा। 2001 में 2001 में दीपेंद्र दीपेंद्र हाँ,
पहले वीरेंद्र थे, अब दीपेंद्र राजा बने। इन्होंने पूरे परिवार सहित खुद की हत्या कर दी। हो गया। अब इन्हीं के वंश के और लोग थे, उनमें से एक थे ज्ञानेंद्र, वो राजा बनते हैं। और उनको इतना भय था, उन्होंने कहा कि हमारे इस लोकतंत्र जो यहाँ पर चल रहा है इसको समाप्त करना है। क्यों? क्योंकि आप ये देख तो रहे हैं कि यहाँ पर राजा का वंश चल रहा है, यानी वंशानुगत व्यवस्था चल रही है, लेकिन साथ में यहाँ पर लोकतंत्र धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। लेकिन जब इसके बाद ज्ञानेंद्र शासक बनते हैं, तो वो लोकतंत्र को कठोर रूप से समाप्त करने का निर्णय लेते हैं कि लोकतंत्र हम समाप्त करेंगे। और जैसे ही कहा जाता है कि लोकतंत्र अगर लोकतंत्र एक ऐसी शहद है, अगर ये किसी को चटा दी जाए तो उसके बाद वो इंसान लोकतंत्र के लिए ही भागेगा हमेशा। और यहाँ पर यही चीज पहले हो चुकी थी। यानी लोकतंत्र में जो सुविधाएं मिलती हैं, जो स्वाधीनता मिलती है, जो फ्रीडम मिलता है, वो सारा चीज इनको मिल चुका था ऑलरेडी। इसलिए जब यहाँ पर ज्ञानेंद्र राजा बनते हैं और लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आंदोलन होते हैं, विद्रोह होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है 2002 के समय यहाँ ज्ञानेंद्र राजा बनते हैं। ज्ञानेंद्र राजा बनते हैं और इस समय लोकतंत्र को समाप्त करने का कठोर निर्णय लिया जाता है। इस समय लोकतंत्र को समाप्त करने का कठोर निर्णय लिया जाता है। ये था इनका एक हल्का हल्का इतिहास। हो गया। अब शुरू करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली यहाँ व्यवस्था किस प्रकार से थी। अब पढ़ते हैं जो सबसे जरूरी चीज है। लिखिएगा हेडिंग, भारत और नेपाल। भारत, हेडिंग भारत और नेपाल मित्रता एवं शांति संधि 1950। भारत और नेपाल मित्रता एवं शांति संधि 1950। हो गया। 1950। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और नेपाल के संबंधों में भारत और नेपाल मित्रता शांति संधि आज भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इस संधि की प्रमुख शर्तों को बताइए। इस संधि भारत के हितों को कैसे प्रभावित करती है। यह पूछ देगा कि भविष्य में भारत और नेपाल के मध्य जो शांति संधि हुई थी, आज के समय में उसकी प्रासंगिकता कम होती दिखाई देती है। हमें फिर से भूटान की तरह एक नया समझौता करना चाहिए। हमने 2008 के समय भूटान के साथ भी यही सेम संधि थी हमारी, लेकिन हमने उसको चेंज किया, क्योंकि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर हो सकता है कि समय बदल रहा है, नए नए इशू शामिल हो रहे हैं, तो हम पुरानी संधि को कब तक लेकर चलेंगे। उसमें नई चीजों को अगर ऐड करना है तो उसको संशोधन तो करना चाहिए ना, यानी पुनरावलोकन। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इसके साथ भी हमको अपनी संधि को पुनरावलोकित करना चाहिए। ठीक है, तो आपसे इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिखिएगा इस पे। लिखिएगा 1949 में 1949 में साम्यवादी चीन 1949 में साम्यवादी चीन 1949 में साम्यवादी चीन के कारण अपने अस्तित्व को खतरे में जानकर
नेपाल, भारत के साथ भारत के साथ वर्ष 1950 में मित्रता एवं शांति संधि करता है। मित्रता एवं शांति संधि करता है। समझ लीजिए इनको क्यों खतरा उत्पन्न हुआ था। दरअसल ये दो बड़े बड़े लोगों से घिरे हुए हैं। एक तरफ है चाइना और दूसरी तरफ है इंडिया। चाइना मतलब टोटली साम्यवादी साम्राज्यवादी देश, एक ऐसा देश कि अगर उसको जरूरत पड़ी और आप कमजोर दिखाई दिए तो आपके घर को भी तुरंत अपना बना लेगा, एक ऐसा देश। दूसरी ओर ऐसा देश जिसके मूल्य में ही लोकतंत्र है, जिसके मूल में ही मानवाधिकार है। अगर इस प्रकार की भावनाओं से युक्त एक देश इस तरफ है, दूसरा देश इस तरफ है। इस देश ने यानी चाइना ने वर्ष 1949 के समय अपने इस क्षेत्र पर एक खलबली मचा दी थी। हमने आपको बताया था कि तिब्बत पर अभियान किया था इस समय, और जब तिब्बत पर अभियान किया उसके बाद तिब्बत का क्षेत्र हथिया लिया, और साथ में यहाँ पर जो देश थे छोटे छोटे, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सिक्किम हो गया, इन जगह पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, यानी राजा महाराजा थे। इन सभी को समझ में आ गया कि चीन का उद्देश्य साफ साफ है कि हम आने वाले समय में इनको भी अपने कब्जे में लेंगे। और हमने आपको बताया था कि माओ ने सिद्धांत दिया हुआ था 5 फिंगर पॉलिसी, यानी कि जो गद्दी है ये क्या है, तिब्बत। इसके अलावा आक्साई चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये हमारी 5 क्या है, उंगलियां। तो ये पूरा क्षेत्र जब तक चीन को नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि चीन अभी पूर्ण नहीं है। ये माओ का सिद्धांत था। तो इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इनको समझ में आ गया था कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब हमें चीन अपनी ओर मिला लेगा। और भारत भारत से हम कुछ सहायता मांग नहीं रहे हैं, भारत के साथ हम जुड़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि भारत हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी दूसरे देश का सपोर्ट भारत इस तरह से नहीं करेगा युद्ध के रूप में। क्लियर। तो उस समय इनको ये समझ में आ गया कि अब एक ही रास्ता है। वो रास्ता कौन सा है, समझौते का रास्ता। और हम भी समझ चुके थे, हम तो चाहते थे ये अपने आप कहें। जैसे कभी कभी होता क्या है ना कि आप कुछ भी हो, कोई व्यक्ति आपको इनवाइट ना करे तो आपका मन नहीं करता। आपको मन तो है कि हम जाएं शादी में, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे अभी बीच में, है ना, उनका मन तो होगा कि हम भी जाए शादी में, बाकी लोग गए हुए हैं लेकिन इनवाइट नहीं किया किसी ने, ऐसा हो सकता है। तो इसी प्रकार से अब ऐसे कैसे कैसे में जाना चाहिए। अभी एक मामला लखनऊ का आया था, देखा नहीं है, कुछ स्टूडेंट शादी में बिन बुलाए पहुंच गए। समस्या ये नहीं कि पहुंच गए, अच्छा मारा भी है। और मारा किनको है, बारातियों को, वहां जो थे शादी में। और इतना ही नहीं, पता नहीं कहाँ से बम भी लेकर गए थे, वहां आतिशबाजी कर रहे थे, मतलब इतने बड़े बड़े पटाखों को फेंक फेंक कर मार रहे थे। बताइए, जिसके घर में शादी हुई होगी वो क्या सोच रहा होगा, न्यूज़पेपर में हेडलाइन, साथ में सोशल मीडिया पर इस तरह के, बताइए स्टूडेंट है। अच्छा खाने पहुंच भी गए थे तो पहुंच जाने देते, पता नहीं ऐसा क्या विवाद हो गया होगा, अलग से बिठाकर खवा देते। वैसे भी जाते तो है ही, इतना तो क्लियर है। यहाँ पर बहुत सारे गुट बने होंगे, इन सब का कारण है गुटबाजी। अगर आप अकेले पहुंच जाए, खाकर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला। समस्या तब आती है जब पूरा का पूरा एक जत्था जाता है और दूर से देखकर पहचान में आ जाता है कि इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये किसी को जानते नहीं है। होता है ना, कभी कभी ऐसे में मातम में भी पहुंच जाते होंगे, उसमें भी कहते होंगे बस आए हुए हैं, आपके यहाँ कार्यक्रम है। होता है ना सर, वही हो जाती है गलतियां। एक बार तो हमारे पापा ही पहुंच गए थे, कार्ड आया। अब कार्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए तेहरवी होती है, उसका कार्ड आया। अब नहीं ध्यान दिया, नाम कभी कभी सेम होते हैं, एक ही नाम के 4-5 लोग होते हैं। तो उसमें एक तो लेट हो गए थे, रात में 10 साढ़े 10 बज रहे थे। अब दे कार्ड मिला नहीं उस समय जब जाना था, तो किसी दूसरे के यहाँ पहुंच गए। एकदम अंधेरा था, उसके गेट खटखटाए, वो निकल कर आया, कह रहा हाँ भाई बताइए क्या हो गया। कह रहे आप क्या कह रही थी ना, आपके पिताजी का देहांत हो गया। वो कह रहा अरे नहीं, हमारे पिताजी सुरक्षित है। बताइए क्या बीती होगी उस बेचारे पर। अगर पिताजी ने सुन लिया होगा ऊपर, पिताजी भी कह रहे होंगे कि हमारे बच्चों को तो जाने की जल्दी नहीं है, भाई साहब को लग रहा है कि जल्दी चले जाए। और ऐसी समस्या हो जाती है। ऐसे पहुंच तो नहीं जाते हो कहीं भी। गांव में पंगत का अलग मजा रहता है। तो एक बार बहुत पहले गए हुए थे,
एक तो जबरदस्ती में जाना पड़ा, तो वहां बैठा के खिलाते हैं। उसके साथ वहां सबसे पसंदीदा चीज गांव में देखी जाती है लड्डू और बूंदी वगैरह मिलती है ना। तो हमने देखा कि हमारे साथ जो बैठे हुए थे वो उस दिन विशेष प्रकार के कपड़े पहन कर जाते हैं। विशेष कपड़े मतलब जिसमें ज्यादा स्पेस हो, जेब जिसकी बड़ी हो। और हमारे सामने कम से कम 12-15 लड्डू जेब में डालते गए। घर आकर पूरा जब खा ले किया तब देखा कि इतना बड़ा खजाना छिपा हुआ था। और और जो रिश्तेदार थे बड़े खुश हुए, कह रहे बहुत अच्छे, तुम नहीं लाए? हमसे कह रहे तुम नहीं लाए? हमने कहा पहले बताया नहीं, बता दिया होता तो हम तो सीधे कुछ और दे थैला ले जाते। बताइए इस तरह से ये परंपरा आज भी चल रही होगी। बहुत टाइम से नहीं जाना वो, लेकिन परंपरा खत्म नहीं होती है, गांव में ऐसा चलता है। हाँ। और दूसरी परंपरा ये है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते नहीं है खाना खाते समय। आप अगर नहीं पूछेंगे उनसे, जैसे रोटी पूछी जाती है ना कि पूड़ी और पूड़ी, तो वो अगर नहीं आप पूछेंगे तो पता नहीं खफा हो जाते हैं। अब बोलते नहीं है, ऐसा नहीं कि आपसे मांगेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आप दीजिए या न दीजिए वहीं बैठे रहेंगे, जमकर इंतजार करेंगे। अभी एक जगह हम 13वीं में गए थे खाना खाने, बुलाया, तो कुछ लोग फिक्स होते हैं, 13वीं खाने वाले भी बहुत फिक्स होते हैं। उनको हमने 6-7 दिन जब घर में रुके, हमने हर जगह उनको देखा। और भाई भी था हमारे साथ में, कह रहा कि ये फिक्स है, ये 7 लोग जो देख रहे हो ये हर जगह मिलेंगे। और वो खाना सबसे पहले शुरू कर देते हैं, और लास्ट में जब तक वो पत्तल उठाने नहीं आ जाता है तब तक खाते रहते हैं। हमने कहा करते क्या है इतना खाकर, और शरीर देखेंगे एकदम दुबला सूखा, बुजुर्ग है एकदम। ऐसे दुबले ही नहीं हो, बुजुर्ग है। हमको हमको ये लगता है कि जिस दिन वो ना रहेंगे सब, तब बहुत खुश मनाएगा कि चलो कम से कम ऐसा हुआ कि अब हमारा खाना ज्यादा नहीं लगेगा। इस तरह से है। हमने बताया नहीं था, हमारे एक सर थे, हमारे घर का ही प्रोग्राम था, 7 बजे से आ गए, और 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार कंटिन्यू बिना रुके कैमरा से बजते रहे। आप लोग भी पैर छूने जाए तो तुम लोग बार बार क्यों आ जाते हो? अब होता है, अब क्या कर सकते हैं, इसलिए तो वो आजकल प्लेटिंग वाला सिस्टम है। एक एक प्लेट लीजिए और निकलिए, उसमें कुछ नहीं होना फिर। तो देखिए नेपाल और चाइना इनके रिलेशन में सबसे बड़ी चीज ये है, ये जो नेपाल है इसने 1951 1950 में भारत के साथ संधि इस कारण से नहीं की थी, ये भारत को बहुत अच्छा लगने लगा था। इसने संधि इसलिए की थी क्योंकि इसको अपने अस्तित्व पर ही संकट नजर आ रहा था। यहाँ पर जो राजा जिसका हमने आपको वंश लिखाया है, इन्हीं का शासन था यहाँ पर। और साथ में सिक्किम में भी चोंग्याल वंश हुआ करता था, उसका शासन हुआ करता था। इसी प्रकार से भूटान में भी राजशाही, भूटान में तो आज भी है। तो जब ऐसी स्थिति थी तो इनको ये समझ में आ गया कि अगर तिब्बत जैसा बड़ा क्षेत्र चीन कब्जा कर सकता है तो हम तो तिब्बत की अपेक्षा बहुत छोटे हैं, हमको तो कभी भी मिला लेगा। और भारत को भी चिंता थी, भारत इसको अपने में नहीं मिलाना चाहता था, ऐसा नहीं है। भारत सिर्फ इतना चाहता था कि कभी भी भारत और चीन आमने सामने ना आए, दोनों की सीमा एक दूसरे से न लगे। इसलिए हम तो बहुत बड़ा शुक्र मनाते हैं, किसका? सिक्किम का, इसका, नेपाल का, भूटान का। कम से कम इनकी वजह से एक बहुत बड़ी सीमा हमारी डायरेक्टली उसके साथ नहीं लगती है। आप देख लीजिए, भूटान भी परेशान रहता है, डेम चौक में पूरी सेना उतार दी थी चाइना ने। अगर भारत के साथ संधि नहीं होती, हमारी संधि है भूटान के साथ कि अगर भूटान पर कोई हमला करेगा तो उसका जवाब भारत देगा, ये हमारी संधि है उसके साथ। इसलिए देखा होगा आपने, हमारी पूरी सेना वहां लग गई थी। अब पूरी दुनिया इस बात की प्रशंसा की थी कि चलो कोई तो है इस एशिया में जो चीन को जवाब दे रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। उधर छोटे छोटे देश हैं, जापान हो गया, फिलीपींस हो गए, ये बेचारे वियतनाम, ये कुछ बोलते नहीं है, ये डरते रहते हैं इससे। और इधर पाकिस्तान है, ये तो पूरा बिक गया है, इसने तो अपना ईमान ही बेच दिया है। नाम देखिए, पाकिस्तान, पाक, और ईमान पूरा गिरवी रख दिया। कहा कि पैसे दो, बस हम पूरा बेच रहे हैं अपने आप को। ये बचे हुए हैं, ये अब लेकिन इनका भी हाल खराब है। ये भी हमारे पड़ोसी सब नाराज चल रहे इस समय। बांग्लादेश को देख लीजिए, अजीब है, नई नई मुद्राएं छापे जा रही हैं। मुजीबुर रहमान जो वहां के प्रथम प्रधानमंत्री, उनका नामकरण सब हटाया जा रहा है एकदम बढ़िया से पूरा। और देख रहे हैं किस तरह का क्राइसिस है, माइनॉरिटी पर क्राइसिस। इसीलिए कहा जाता है कि जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होते हैं वहां हर धर्म के लोग, चाहे 100 क्यों ना हो किसी धर्म की आबादी, तो वो भी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जब कोई राष्ट्र किसी धर्म विशेष का राष्ट्र बन जाता है तो वहां पर उत्पीड़न होना निश्चित है, क्योंकि जो बहुसंख्यक होते हैं उनको विशेष सुविधाएं मिलेंगी, जबकि पंथ निरपेक्ष में उल्टा होता है, जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुविधाएं दी जाती हैं, उनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं, संरक्षण प्रदान किया जाता है। लेकिन जो बहुसंख्यक होते हैं उनको भी कहा जाता है कि आप भी पनपिए, लेकिन आपको विशेष सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन जो धर्म विशेष के राष्ट्र होते हैं
वहां सिर्फ उसी धर्म के लोगों का वर्चस्व होता है। पाकिस्तान देख लीजिए, इस्लामिक राष्ट्र है, सिर्फ इस्लाम ही तो वहां बढ़ रहा है आगे। अब वो अपने में भी लड़ रहे हैं। कोई कहता है ये वाले मुस्लिम है, वो वाले मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, बांट रखा है, उसमें भी लड़ते हैं। सिर्फ सिया सुन्नी नहीं है, बहुत सारी धारा है, हनफी हो गया, रोहिंग्या हो गया, सब मुस्लिम ही तो है, आपस में ही लड़ते रहते हैं। लिखिएगा इसको, कहां तक लिखा आपने? हाँ, फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिएगा। चीन के द्वारा जब चीन के द्वारा जब तिब्बत के क्षेत्र पर चीन के द्वारा जब तिब्बत के क्षेत्र पर विशेष अभियान किया गया, उसके बाद उसके बाद नेपाल, कौमा सिक्किम, कौमा भूटान जैसे छोटे छोटे पर्वतीय जैसे छोटे छोटे पर्वतीय राजतंत्रों को भी अपने अस्तित्व पर संकट दिखाई देने लगा। राजतंत्रों को भी अपने अस्तित्व पर संकट दिखाई देने लगा। छोटे छोटे पर्वतीय राजतंत्र, ये हिमालय पर्वत फैला हुआ है ना, ये सब पर्वत में ही तो है। पर्वतीय राजतंत्रों को भी संकट पर संकट दिखाई देने लगा। आगे लिखिएगा। इसी पृष्ठभूमि में रेगुलर रहने से तुम लोगों की राइटिंग इंप्रूव होगी, स्पीड भी मेंटेन होगी, लेकिन जब तक घर में बैठोगे तब तक कुछ नहीं होना है मेंटेन। ठीक है, घर में बैठोगे खुद भी मेंटेन नहीं रह पाओगे, इसलिए रेगुलर क्लास कंपलसरी है। और जो लोग अभी गायब चल रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे, कौन से प्लेनेट में घूम रहे हैं, इससे अच्छा है कि इन लोगों को मंगल अंगल ग्रह में अगर जगह मिल जाती है तो वहां भेज देना चाहिए कि वहां पर सुकून से रहो। कोई क्वालिफाई नहीं करना, सीधे सीधे ये कहा जाएगा जो जीवित रहा पहुंच गया वो अच्छा है, जो नहीं पहुंचा वो उसकी इच्छा। लोकतंत्र में ही मांगेंगे, लोकतंत्र में हर चीज की गारंटी मांगेंगे। जहां तानाशाही होती है वहां, उत्तर कोरिया में कोई मांगे? एक सेकेंड की वहां छूट नहीं है। इस तरह का जाति है सबके साथ वहां तो अजीब ही लगता है, लोग रह कैसे रहे हैं, इस तरह की स्थिति है। समझिए आपके घर में आपको हर समय मॉनिटर किया जाए, आप मोबाइल में क्या क्या देख रहे हैं कोई हर समय देख रहा हो, आप अगर किसी दूसरे देश की मूवी देख लें, आप अगर जो हेयर स्टाइल है उसके अतिरिक्त अगर कोई अपनी हेयर स्टाइल रख लें, आप अगर कोई उसके जैसे स्टंट कर ले जो वहां का तानाशाह है, कुछ भी आप कर लीजिए, वैसी एक्टिंग कर लीजिए, तानाशाह गुजर रहा है, आपको उस समय रोना आ रहा है, उसके बाद भी आपको हंसते हुए चेहरे दिखने हैं। अगर तानाशाह को लग गया कि ये हंस नहीं रहा है, ये झूठा हंस रहा है, तो आपको वही सीधे डेथ, इस तरह की सजा है। समझ में आया? बड़ा खतरनाक स्थिति है, वहां मजबूरी हंसना पड़ता है। क्यों? हंसते हुए देखो, हंसते हुए देखने से क्या है, दुनिया को ये लगेगा कितना खुशहाल देश है। ठीक है, लिखिएगा। इस संधि, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। तुम लोग अभी दिखाई देने लगा। इस स्थिति में या इस परिस्थिति में भारत के साथ भारत के साथ नेपाल शांति संधि करता है। इस स्थिति में नेपाल भारत के साथ शांति संधि करता है। अब स्पीड बढ़ाओ अपनी, लिखो पैराग्राफ चेंज करके तुरंत, पैराग्राफ चेंज करो, लिखो नेपाल के साथ सम्मान संधि मूलतः नेपाल के साथ सम्मान संधि मूलतः उसकी स्थलरुद्ध स्थलरुद्ध मतलब स्थल से घिरी हुई, नेपाल के साथ शांति संधि या संधि मूलतः उसके स्थलरुद्ध सीमाओं को समाप्त कर दें,
स्थलरुद्ध सीमाओं को समाप्त करने पर आधारित रही है। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब यह है कि नेपाल चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। उसके एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ भारत है। नेपाल की सबसे बड़ी चिंता यह है, अगर कोई भी देश ऐसा होता है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, उसको क्या चाहिए होगा? उसको एक रास्ता चाहिए होता है। कैसा? कि उसके जो जहाज आए, जो सामान आए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, उसके लिए क्या मिले? उसको रास्ता मिले। तो उसकी चिंता ये रही है कि ऐसा ना हो कि भारत कभी भी नाराज होकर, अगर कोई भारत के पोर्ट में हमारा सामान आता है तो उसको हमारे यहाँ तक ना पहुंचने दे। ये चिंता आ रही है। तो हमारी जो संधि हुई है, इससे हमने इन्हीं चिंताओं को दूर करने का काम किया है। ठीक है, कि ऐसा कभी नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि चाइना के साथ अगर प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये पूरा क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है, ऊपर की ओर आप जाएंगे, वहां तो इतना आसान नहीं है व्यापार करना। अब कहाँ से करेगा? वहां जाकर फिर दक्षिण चीन सागर तक जाना पड़ेगा, वो नहीं है। एक ही रास्ता है, हमारे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के रास्ते यहाँ पर सामान आता जाता है, बांग्लादेश होते हुए या फिर सीधे भारत से पश्चिम बंगाल के रास्ते। तो वही रास्ता है, तो इसलिए इसने संधि की। लिखिएगा आगे, फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा। को नेपाली लोगों को बिना किसी बाधा के भारत में आने, नेपाली लोगों को बिना किसी बाधा के भारत में आने, कौमा, यहाँ किसी क्षेत्र में बसने, यहाँ किसी क्षेत्र में बसने, कौमा, आजीविका के विभिन्न अवसर, आजीविका के विभिन्न अवसर प्राप्त करने जैसे विस्तृत अधिकार, जैसे विस्तृत अधिकार इस संधि में प्रदान किए गए हैं। जैसे विस्तृत अधिकार इस संधि में प्रदान किए गए हैं। हो गया? आगे लिखिएगा। इस संधि में, इस संधि में भारत के रास्ते, इस संधि में भारत के रास्ते व्यापार करने की भी निर्बाध स्वतंत्रता थी। इस संधि में भारत के रास्ते व्यापार करने की भी निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। समझ में आ गया? यानी कि ये जो संधि हमारी नेपाल के साथ होती है, इसमें हमने नेपाल की उन चिंताओं को मिटाने का प्रयास किया है जो उसके मन में थी, कि अगर चीन हम पर आक्रमण करता है, क्या भारत उस स्थिति में हमारा साथ देगा? और अगर हम भारत के साथ जुड़ते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि भारत भविष्य में हमारे साथ छल कपट नहीं करेगा? तो हम लोगों ने कहा इसका एक ही रास्ता है, संधि कर लेते हैं। तो दोनों देशों के बीच एक संधि होती है 1950 में, और इस संधि के माध्यम से हमने उसको ये आश्वासन दिया कि जो भी नेपाल के लोग हैं वो भारत में आकर बस सकते हैं, यहाँ आकर आजीविका के अवसर उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में भारत के रास्ते, हमारे जो भी व्यापारिक रास्ते हैं, उनके माध्यम से नेपाल को व्यापार करने में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है? तो बहुत सारे लोग यहाँ शादी भी किए हुए हैं, सीधे नेपाल संपर्क बनाते हैं। उनके दिमाग में रहता है ना कि अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने हैं, इंटरनेशनल, तो सीधे नेपाल पास में पड़ता है। और कुछ लोग नेपाल घूमने चले जाते हैं, वो कहते हैं हम विदेश घूम आए। विदेश होता है ना, विदेश अगर आप मोहल्ले में बता देंगे, थोड़ी काफी रुतबा बन जाता है कि विदेश घूम कर आया है। अब विदेश कहाँ जाएंगे? सबसे पहले एक ही तो विदेश है भारत का, नेपाल। और उससे ज्यादा भूटान जाएंगे, तो भूटान ने तो रोक लगा दी है ज्यादा लोगों पर। भूटान का कहना है कि हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिससे हमारे यहाँ की प्रकृति को नुकसान हो। भूटान का अपना अलग सिद्धांत है। भूटान, कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, चाहे जितना रुपए हमको दिया जाए। वही हाल भूटान का है। भूटान कहता है हमारे लिए नेचर सबसे पहले है, और हमारे नेचर को ज्यादा लोगों के आने से नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए हम ज्यादा लोगों को नहीं आने देंगे। ठीक है? लिखिएगा। और पड़ोसी देशों में बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश काय के लिए जाएंगे? नहीं है तो काफी कुछ, ऐसा नहीं है। अब तो तुम लोग ऐसा बना दिए हो बांग्लादेश को कि जैसे कोई जाना ही ना चाहे। श्रीलंका, श्रीलंका काफी अच्छा है।
इस समय जो बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर याद रखिएगा, इस बार बांग्लादेश से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, प्री में भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बांग्लादेश के कुछ प्रमुख शहर जहां जहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं उसका नाम दे देगा, क्योंकि एक समय था तो वो बंगाल, और वहाँ कोई ना कोई हमारे स्वाधीनता सेनानी रहे होंगे जरूर वहाँ के, तो देख लीजिएगा इस बात को कि कौन थे, क्या आंदोलन हुआ था, ये मुजफ्फर रहमान है कौन, पहले प्रधानमंत्री कौन बने, आवामी लीग पार्टी के संस्थापक कौन थे, नोट जिसका चेंज हुआ है अब किसके आने वाले हैं, और ये जो चेंज हुए हैं इनका योगदान क्या है बांग्लादेश में, इस लेवल पर समझ आ गया ये सारी चीजें। लेकिन पढ़ते ही ना होंगे, सिर्फ एक चीज पढ़ते होंगे कि वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। उस पर लेकर कुछ लोग लिखते हैं कि भारत ने क्या अपने ये लड़ाकू विमान देखने के लिए रखे हुए हैं, इनको क्यों नहीं बांग्लादेश पर गोला बारूद गिरा देते हैं। कुछ तो ये भी लिखे हुए थे कि अब हमें अब समय आ चुका है परमाणु हमले का, अब भारत को अब बताइए, ये वो लोग कहते हैं जिन्हें ना तो परमाणु संधि पड़ी हुई है, ना ये जानते हैं कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, बस क्या कहते हैं कि भारत को परमाणु हथियार गिरा देना चाहिए, कहाँ, बांग्लादेश में। उसके बाद क्या होगा। इसीलिए कहा जाता है पढ़ाई लिखाई इसलिए भी जरूरी है, गैर जिम्मेदाराना थोड़ा व्यवहार ना करें। लिखिएगा आगे। उठ कर नहीं निकालना, यही यही आलस है। लिखिएगा ये संधि इसी में लिखना है, ये संधि माओवादियों द्वारा माओवादियों द्वारा भारत विरोध के लिए सर्वाधिक उपयोग की गई। हर देश में दो तरह के लोग मेनली पाए जाते हैं, एक वो जो सरकार में रहते हैं, एक जो विपक्ष कहलाता है। तो वहां माओवादी जो लोग थे जो ये चाहते थे कि नेपाल चीन के साथ जुड़े या हमारा संबंध चीन के साथ अच्छा रहे, उन लोगों ने इसी संधि को आधार बनाकर अपने देश में ही भारत विरोध फैलाना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे राजा को बहला फुसला कर साठ गांठ करके भारत ने इस संधि के माध्यम से नेपाल के अधिकारों को कम करने की कोशिश की है, और ये भी कहा कि भारत भविष्य में नेपाल को अपने में शामिल कर लेगा। समझ में आ गया। ये हर तरह के लोग होते हैं देश के अंदर। लिखिएगा, उनका आरोप ये रहा कि उनका आरोप ये रहा कि भारत ने राजा से साठ गांठ करके इस संधि के माध्यम से इस संधि के माध्यम से नेपाल को अर्ध स्वतंत्र देश बना दिया, अर्ध स्वतंत्र देश बना दिया। अर्ध स्वतंत्र मत समझे, यानी कि ये कह रहे थे कि भारत ने इस संधि के माध्यम से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो अपने पक्ष में कर ली है और हमारी स्वतंत्रता पर आघात किया है। अब नेपाल उस तरह स्वतंत्र नहीं है बल्कि अर्ध स्वतंत्र है। इसके पीछे इन्होंने कुछ तर्क भी दिए जो संधि में ही थी बात है। लिखिएगा, लिखिएगा, नेपाल की रक्षा जरूरतें नेपाल की रक्षा जरूरतें भारत पर निर्भर बनाई गई। बनाई गई, समझ में आ गया। यानी कि नेपाल की रक्षा के मामलों में हम लोग काफी हद तक इसमें प्रभावशाली रहे। एक एक बड़ी गलती उस समय हुई थी, बहुत बड़ी गलती थी, इसका परिणाम आज तक दोनों देशों के संबंधों में दिखाई देता है। जिस समय नेपाल के राजा के साथ हमारी संधि हुई थी, आप खुद सोचिए, एक देश का अगर राजा मतलब मुखिया है तो दूसरे देश से भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, जो सबसे पावरफुल होता है। इस संधि में हमने राजदूत को भेजा था, जो नेपाल में हमारे राजदूत थे, उनके साथ ये संधि हुई थी। इस बात को लेकर नेपाल ये आज तक कहता है कि ये संधि भारत के साथ तो हुई, लेकिन इसमें देखिए हमारे राजा को राजदूत के समकक्ष माना गया है। समझ में आ गया। तो इससे वो लोग आज तक कहते हैं कि ये संधि कौन सा बराबर पर हुई थी। अगर हमारे यहाँ के राजा थे
तो आपके यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों नहीं? और बात सही भी है, लिख लीजिएगा। और इस संधि पर नेपाली राजा के समकक्ष भारतीय राजदूत का हस्ताक्षर करना इन आरोपों का मुख्य आधार रहा। ये संधि आपको समझ में आ गई पूरी कि क्या संधि है? कुछ नहीं, उनको बेसिकली हम लोगों ने काफी सारी छूट दी थी कि आप भारत में निवास कर सकते हैं, रोजगार के अवसर आपको दिए जाएंगे, हमारे जो मार्ग है व्यापारिक मार्ग वो आपके लिए सदैव खुले रहेंगे। लेकिन इसमें हमने सुरक्षा से संबंधित जो हमारी चिंता है, देखिए हमारे पड़ोस में कोई ऐसा देश ना हो जो न्यूक्लियर परीक्षण वगैरह पता बड़ा करने लगा, नेपाल वगैरह भी शुरू हो गए इसको लेकर। इन सब को लेकर हमने इस संधि में थोड़ा सा ध्यान बरता था। लेकिन दूसरी जो गलती हमने बताया है, सबसे बड़ी गलती थी कि हमारे यहाँ से राजदूत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, यानी एक देश के राजा और दूसरे देश का राजदूत। तो ये बात कुछ आज तक नहीं जमी है। हालांकि ये आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है कर दिए अब जिसने किए। अब मान लीजिए किसी के पिताजी नहीं आए, बच्चा ही हस्ताक्षर करके चला आए, उतना थोड़ी वैलिड होगा, वो भी नाबालिग बच्चा। लिखिएगा। अब सवाल उठता है कि आज के समय क्या है इस संधि की स्थिति। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा। इस संधि की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता इस संधि की आज के संबंध में प्रासंगिकता पर सवाल लगातार उठाए जाते रहे हैं। भारत इसकी पुनर्समीक्षा के पक्ष में रहा है। हमने भूटान के साथ भी 2007 में संधि की पुनर्समीक्षा की थी। हमने 2007 में भूटान के साथ भी संधि की पुनर्समीक्षा की थी। हो गया? आगे एक लाइन और लिख लीजिएगा इसमें। नेपाल इस संधि की पुनर्समीक्षा में विलंब करता रहा है क्योंकि वहां लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। अगला टॉपिक है इनका नाम सुना है? कुछ लोग होते हैं जिनको कहा जाता है ना घर के ना घाट के, इनका वही हाल है। ये है नेपाल के, लेकिन नेपाल इनको अपना नहीं मानता है। इनकी हालत ठीक रोहिंग्या मुस्लिमों की तरह है। जिस प्रकार से है तो वो म्यांमार के, क्योंकि उनके कई पीढ़ियां वहां रह रही थी, लेकिन वहां से वो भगाए गए। उसके पीछे आधार ये था कि 800 ईस्वी के समय इनको जबरदस्ती तुर्क से लाकर यहाँ बसाया गया है। और आज स्थिति ये हो गई है कि इनके कारण, इनकी आबादी के कारण, इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे संसाधनों को हम ही को लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको भी भगाया जा रहा है।
सेम इनकी कंडीशन है। इनकी कंडीशन क्या है समझिए इसको। तराई तो पता होगा क्या होता है? तुम लोगों को तो कोई ज्योग्राफर जो बहुत बड़ा 500-600 वर्ष तक अध्ययन किया होगा, उसके बाद वो पढ़ाए तुम लोगों को, तब तो समझ में आया कि भाबर क्या है, तराई क्या है ना? कहाँ पढ़ा था ये? कुछ शब्द सुने हैं, जैसे भाबर हो गया, खादर हो गया, बांगर हो गया, तराई हो गया, सब सुने हैं? समझ लीजिएगा क्या है। वो नहीं बताएंगे, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। हम अपना जो टॉपिक है तराई, वो बस बताएंगे सिर्फ। बस इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए जब ऊंचाई से नदियां आती हैं पहाड़ से, और नदियों को सीधे मैदान मिल जाए, तो पहाड़ से जब नदी आ रही थी तो उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। अचानक से मैदान अगर उसको मिल गया, तो उसकी रफ्तार पीछे साइड से तो पानी तेज आ रहा है, लेकिन आगे समतल मैदान है, तो वहां पर ये स्लो एकदम से हो जाएगा इसकी रफ्तार, और पानी वहां भर जाएगा ज्यादा। समझ में आ गया? इस कारण से ऐसा क्षेत्र जो दलदली हो जाता है उसको कहते हैं तराई। तराई का मतलब है दलदली क्षेत्र। समझ में आ गया? गए दिमाग में? तराई मतलब, तराई जैसे आप जानते हैं मकान वगैरह बनता है, उसको एकदम पानी में डुबोए रखा जाता है, तो वो क्या कहते हैं? तराई। हाँ, तो वही तराई होता है। ठीक है। भावर का मतलब है कि नदी ऊपर से आती है। अब जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, ये रहा पहाड़, ये पहाड़ जब खत्म होता है कहीं भी, तो आप देखते होंगे यहाँ बड़े बड़े टुकड़े जो आए हुए हैं यहाँ से अक्षय होकर ये पड़े रहते हैं। ऐसे तो दिखाई देते हैं ना बड़े बड़े। जब भी कोई नदी ऊंचाई से आती है, तो वो नदी अचानक से यहाँ विलुप्त हो जाती है। छोटी छोटी जो नदियां होती है ना, वो यहाँ विलुप्त हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे खड़े होकर, तो आपको चट्टानें तो दिखाई देंगी बड़ी बड़ी, लेकिन आपको नदी नहीं दिखाई देगी। नदी अंदर से बह रही होती चट्टानों की। इसको क्या कहते हैं? भावर। ठीक है। इसके आगे जब ये क्षेत्र खत्म होता है, चट्टानी संरचना वाला क्षेत्र, तो नदी का पानी एकदम से उछल कर आता है तेजी से, और वो आता है तो पूरे क्षेत्र में भरने लगता है, बाढ़ का कारण भी बनता है। ठीक है। तो वही बनता है आपका खादर, और जहां दलदल बन जाता है वही कहलाता है आपका तराई क्षेत्र। तो इस तराई की बात कर रहे हैं, ये नेपाल के इस क्षेत्र में है। यहाँ पर समस्या ये है, ये मधेसी समस्या क्या है इसको समझिए। जो तराई का क्षेत्र है, इस तराई के क्षेत्र में खेती करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये ठीक उसी प्रकार है, आपको कह दिया जाए आप दलदल में खेती कीजिए, लेकिन कुछ लोग अगर दलदल में ही रहते हैं, तो वो कोई ना कोई तरीका खोज लेते हैं खेती करने का। उन्हीं में से कुछ लोग थे मधेसी। ये इसी तराई के क्षेत्र में रहते थे। न ये भारत था उस समय, न ये नेपाल था। ये क्षेत्र था एक, यहाँ पर लंबे समय से रह रहे थे, खेती कर रहे थे अपने प्राकृतिक तरीकों से। उन्होंने इस दलदली क्षेत्र में, इस तराई के क्षेत्र में फसलें उगाना सीख लिया था। नेपाल में जो राजा महाराजा थे, उनके समय इनको बुलाया गया और कहा कि इन लोगों को यहाँ बसाओ, इस जगह पर, अपने क्षेत्र में। और क्यों बसाओ? ताकि इस क्षेत्र का हम उपयोग कर सकें, और इस तराई के प्रभाव को कम करके यहाँ भी हम खेती कर सकें, इसलिए इनको बसाया गया। इसको बुलाया गया था, इनको बसाया गया खुद नेपाल के द्वारा, और ये क्षेत्र इन्होंने बढ़िया उपजाऊ कर दिया रहकर अपने तरीके से। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, नेपाल के लोगों के संसाधन जो थे, अब जहां रहेंगे उसका उपयोग तो करेंगे, तो नेपाल के संसाधनों का ये लोग भी अपने लिए उपयोग करने लगे। वहां के रोजगार में भी इनकी स्थिति अच्छी होने लगी। इन सभी कारणों से वहां के लोगों में एक तनाव पनपा, और कहा कि ये तो नेपाल के हैं ही नहीं, ये नेपाली मूल के नहीं है, बल्कि ये भारतीय हैं, इनको वापस भेजो। तो वहां 2014 के बाद से एक ऐसा आंदोलन चला, जहां मधेसियों को वहां पीटा गया, हर जगह पीटा जाने लगा और इनको भगाया गया। ऐसी भी स्थिति थी, यही प्रयागराज स्टेशन में बहुत बड़ी आबादी नेपाल के लोगों की, मधेसियों की, यहाँ पर रुकने लगी। ऐसी भी स्थिति रही है। समझ में आया? तो ये लोग प्रताड़ित लोग हैं, इनको वो सम्मान प्राप्त नहीं है, सरकारें इन पर षड्यंत्र करती रही है। कुछ जिले ऐसे थे जहां पर इनकी आबादी बहुत ज्यादा थी, वहां वोट में भी इनका बहुमत था। अब ये बताइए, जिनकी आबादी जिस जगह ज्यादा है और वहां वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, तो सीधी बात है वो जीतेगा, क्योंकि उनको खतरा भी तो अपने अस्तित्व पर। तो क्या किया नेपाल ने, षड्यंत्र पूर्वक इन जिलों को छोटा कर दिया। जैसे किसने किया था? सेम, जैसे मान लीजिए एक जिला ये है,
यहाँ पर आबादी ज्यादा है इस क्षेत्र में, किसकी? मधेसियों की। तो क्या किया, इतने भाग को इसके साथ बांट दिया, इसको इसके साथ, इसके साथ। अब ये अल्पसंख्यक हो गए सब में। ठीक। तो इनके अधिकारों को इस प्रकार से वहां पर क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। समस्या आज भी बरकरार है। भारत इसके लिए प्रेशर भी बनाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन दूसरी दुविधा यह है कि अगर भारत कोई ज्यादा प्रेशर इन पर बनाएगा तो हमारे नेपाल के साथ संबंध खराब होंगे। ठीक है। कभी कभी सब कुछ देखते हुए चुप रहना भी ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब आप किसी को ज्यादा समझाते हैं तो आपके अपने संबंध खराब हो जाते हैं। समझ में आ गया? इसलिए जो व्यक्ति आपको समझाएगा वो आपके लिए सबसे बुरा हो जाएगा, सबसे पहले। होता है ना रियल लाइफ में भी। इसलिए नेपाल के लिए भारत सबसे बुरा है। कारण, भारत हर बात में सपोर्ट करने पहुंच जाता है, उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है। वो कहता नहीं, चीन सबसे अच्छा है। चीन कहता कितने पैसे चाहिए तुम बताओ, तुम्हें चाहिए क्या है? कहो तो अपने यहाँ प्राकृतिक कृत्रिम रूप से हमने चांद बना लिया, सूरज बना लिया, तुमको चाहिए तो लाओ, वो भी ला कर दे दे तुमको। इस प्रकार से तो उसको ऐसा लगता है कि कितना ख्याल रखता है चाइना। और भारत दूसरी तरफ, भारत से पैसे मांगता है, भारत कहता है ठीक है दे रहे हैं, लेकिन खर्चे ठीक से करो। ये भी लाइन बोल देता है। तो उसको ये चुभता है कि ऐसा कैसे कह दिया। समझ में आ गया? ये रियल लाइफ में भी होता होगा, तो लिख लीजिएगा इसको लेकर, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, नेपाल में एक लंबे समय से, नेपाल में एक लंबे समय से मधेसी समस्या बरकरार है। मधेसी समस्या बरकरार है। मवेशी मत लिख देना इनको, ठीक है? पता बड़ा उनकी गिनती भी जानवरों में करने लगे। मधेसी समस्या बरकरार है। मधेसी समस्या क्या है? स्पष्ट कीजिए। मधेसी समस्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। हो गया? लिखिएगा। समझ में तो आ गया कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा ये बना लीजिए चित्र। बना लिया? हाँ, रूम पर बैठकर आराम से बनाएंगे। लिखिएगा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, 3 4 लाइन का चित्र। चित्र जरूर बनाना है सब जगह, चित्र का इम्पैक्ट होता है। और ऐसा मत करना कि चित्र तो बनाया और यहाँ मधेसियों को लिख दिया, ये मधेसी है। फिर वो एग्जाम चेक करने वाला पढ़ेगा बिल्कुल नहीं, अपने आप अंदाज लगा लेगा कि बच्चा ज्यादा होशियार है। ये किसी को कहीं भी पहुंचा सकता है। अगर प्रशासन में आ गया तो पता बड़ा, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बोलेंगे, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री। लिखिएगा। नेपाल में वर्ष 2008 में, नेपाल में वर्ष 2008 में गठित पहली संविधान सभा, नेपाल में वर्ष 2008 में गठित पहली संविधान सभा गतिरोध के कारण, गतिरोध के कारण बिना संविधान बनाए ही समाप्त कर दी गई। वर्ष 2013 में, वर्ष 2013 में दूसरी संविधान सभा का निर्माण किया गया। और 20 सितंबर 2013, और 20 सितंबर 2013 को नेपाल के नए संविधान का निर्माण हुआ। तो नेपाल के नए संविधान का निर्माण हुआ और लागू हुआ, दोनों लिखिएगा। नेपाल के नए संविधान का निर्माण हुआ और लागू हुआ। अब देख लीजिए संविधान बनाना कितना टफ काम होता है। 2008 में गठित हुई, उसके बाद फिर विघटित हुई,
और बल्कि न्यायपालिका ने भंग किया था संविधान सभा को। और उसके बाद 2013 में बनी। 2013 में जब ये संविधान बनाया, उसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन 2013 में इसका संविधान लागू हो गया। इस संविधान में ही कुछ विवादित मुद्दे थे, समझाया। इस संविधान में जो मुद्दे थे उसी के कारण ये आंदोलन चला, लिख लीजिएगा। इस संविधान में निम्नलिखित विवादित मुद्दे थे। निम्नलिखित विवादित मुद्दे थे जो मधेसी तथा भारत की चिंता का कारण बने, जो मधेसी तथा भारत की चिंता का कारण बने। अब एक एक पॉइंट को लिखते चलिए और समझते चलिए। लिखिएगा। नेपाल में नेपाल में जिन 7 प्रांतों नेपाल में जिन 7 प्रांतों का गठन प्रस्तावित है, 7 प्रांतों का गठन प्रस्तावित है, उनमें से उनमें से मधेसियों को 5 प्रांतों में बांट दिया गया है। कितने में? यानी टोटल प्रांत कितने बनाए हुए हैं? 7। और इन 7 प्रांतों में जो मधेसी हैं, इनको 5 प्रांतों में बांट दिया गया है। चिंता इस बात से भी नहीं है, चिंता यह है कि इन 5 प्रांतों में से जो 4 प्रांत हैं, वहां पर ये मधेसी माइनॉरिटी में है। सिर्फ एक प्रांत ऐसा है जहां पर ये क्या है? बहुसंख्यक है। लिख लीजिएगा। इन 5 प्रांतों में से केवल एक प्रांत में इन 5 प्रांतों में से केवल एक प्रांत में मधेसी बहुसंख्यक हैं। एक में मधेसी बहुसंख्यक हैं, जबकि अन्य 4 प्रांतों में जबकि अन्य 4 प्रांतों में ये अल्पसंख्यक हैं। इससे नुकसान क्या है? असली मुद्दा यह है कि इनकी राजनीति में भागीदारी को समाप्त करना है। समझ में आ गया? यानी इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं इनकी राजनीति में जो भागीदारी है उसको समाप्त करना चाहते हैं। क्यों? हर जगह ये बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक में आ गए हैं। इसका मतलब है चुनाव जीतने के लिए क्या होना चाहिए? मेजोरिटी होनी चाहिए ना। लिख लीजिएगा, इसी में लिखिएगा, फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिएगा। ये ये प्रयास नेपाली राजनीति में ये प्रयास नेपाली राजनीति में मधेसियों की स्थिति को सीमित करता है। मधेसियों की स्थिति को सीमित करता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा दूसरा पॉइंट। चुनाव क्षेत्रों में सॉरी, चुनाव क्षेत्रों में नहीं, के लिखिएगा। चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया, ये नेपाली टर्म में लिख लीजिएगा, जिरी मैंडरिंग मैंडरिंग जिरी जिरी मैंडरिंग
निर्धारण की प्रक्रिया जिरीमैंडरिंग की नकारात्मक प्रवृत्ति के उपयोग का आरोप लगाती है। यानी कि सीधी बात है, चुनाव कराने की प्रक्रिया अप्राकृतिक तरीके से कराई है। जैसे इस समय कुछ जगह पर ऐसे आरोप लगे कि उनको जबरदस्ती वोट नहीं देने जाने दिया गया, या बंदूक दिखाई गई, ऐसे आरोप अभी चुनाव में लगे थे। इससे क्या होगा, जो माइनॉरिटी है उसके दिमाग में क्या होगा, शंकाएं उत्पन्न होंगी, और यही काम वहां पर है। इसी प्रकार से यही कहलाते हैं जिरीमैंडरिंग। अगला पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट। पर्वतीय क्षेत्रों पर्वतीय क्षेत्रों को तराई पर्वतीय क्षेत्रों को तराई क्षेत्रों के साथ मिलाकर ऐसे चुनाव क्षेत्र प्रस्तावित हुए हैं जो जो नेपाली राजनीति में जो नेपाली राजनीति में ये लिखा बाहुल्य क्षेत्रीय वर्चस्व, वही की मेजोरिटी का वर्चस्व रहे। नेपाली राजनीति में बाहुल्य क्षेत्रीय वर्चस्व को बनाए रखने का प्रयोग दिखता है। बाहुल्य क्षेत्रीय वर्चस्व को बनाए रखने का प्रयोग दिखता है। बाहुल्य क्षेत्रीय वर्चस्व को बनाए रखने का प्रयोग दिखता है। ये लाइन समझ में आई? यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इनको ऐसे बांटा गया है, ये निर्वाचन क्षेत्र है। मेन चीज क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र। जैसे मान लीजिए, देखिए, ये किसी भी देश में किया जा सकता है, बड़ा आसान होता है, हर सरकार इस पर काम करती है। जैसे अभी आरोप लगाए हैं किसी पार्टी के लीडर के द्वारा कि कुछ जगह पर कुछ लोगों को वोटर आईडी कार्ड से हटाया जा रहा है। क्यों? अल्टीमेट जो जीतेगा बहुमत से उसी को तो सत्ता मिलनी है, वही तो विधायक सांसद बनेगा। इसका एक तरीका यह है कि मान लीजिए दिमाग में बैठा हुआ है कि कोई माइनॉरिटी हमको अगर वोट नहीं देती है, तो दो तरीके हैं। एक तो उनको वोट डालने से रोका जाए, दूसरा उनके वोटर आईडी कार्ड, यही तो आधार होता है वोट डालने का, तो वोटर आईडी कार्ड ही सही ना बनाया जाए या उसी से अलग कर दिया जाए। इसका मतलब है वो वोट दे ही नहीं पाएंगे। तो सेम चीज है, मान लीजिए इस क्षेत्र में यहाँ पर ये वो आबादी है जिसका प्रभाव है, और ये किसी पार्टी को वोट नहीं देती है, तो वो क्या करेंगे, इनको ऐसे बांट देंगे, आधी इस साइड आधी इस साइड। अब इनका प्रभाव खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं पड़ा, अब प्रभाव भी खत्म हो गया। समझ में आ गया? यही नेता लोग हर समय दिमाग लगाते रहते हैं। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, ये समझ में आ गया? अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। नागरिकता के संदर्भ में नागरिकता के संदर्भ में ये विवादित प्रावधान रहा है। नागरिकता के संदर्भ में यह प्रावधान रहा है कि ऐसी नेपाली महिलाएं ऐसी नेपाली महिलाएं जिन्होंने गैर नेपाली लोगों से विवाह किया है गैर नेपाली लोगों से विवाह किया है, उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसा कुछ प्रावधान भारत में भी था क्या? कहाँ? कश्मीर में। देखिए, नेपाल में ये प्रभाव देखिए, मतलब ये इस पॉइंट को समझिए।
अगर देखा जाए वास्तविक रूप में तो महिलाओं के साथ ये भेदभाव का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि इस प्रावधान में ये कहा गया है कि अगर कोई महिला जो नेपाल की है, यानी नेपाल की वो नागरिक है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जो नेपाल का नहीं है या नेपाल का नागरिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस नेपाल की महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जबकि होना क्या चाहिए था? ये भी हो सकता था कि जिस देश के व्यक्ति से विवाह करेगी, ये भी संभव है कि उसको ये नागरिकता प्रदान की जाएगी, जैसा कि भारत में है। हमारे संविधान में कहा गया था ना आर्टिकल 5 में, कि जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय कोई व्यक्ति जिसके माता पिता में से किसी का जन्म हुआ हो, यही कहा गया था ना, दादा दादी में से किसी का जन्म हुआ हो, संविधान लागू होने से 5 साल पहले से यहाँ रह रहा हो। अब उसमें ये प्रावधान ना दिए होते कि 5 साल पहले से रह रहा हो तो क्या कर लेते? कुछ नहीं। लेकिन ऐसे मूल्य होने चाहिए। ये प्रावधान विवादित बनाता है नागरिकता से संबंधित प्रावधान को। इसने क्या किया है? इसने सीधे सीधे ये किया है कि नेपाल में इस इस पॉइंट का मकसद समझिए क्या है। ये पॉइंट ये दर्शाता है कि नेपाल में लैंगिक अंतराल कम ना हो, सेक्स रेशियो डाउन ना हो। क्यों? जब नेपाल में नागरिकता न रहेगी, यानी वहां की जो महिलाएं हैं उनको नागरिकता ही समाप्त हो जाएगी, तो वो ये बेचारी क्यों लाएगी कि किसी दूसरे देश के व्यक्ति से शादी करना? और दूसरे देश का मतलब उनका सिर्फ एक ही टारगेट था, भारत। अब भारत में भी उत्तर प्रदेश बिहार, क्योंकि सीमाएं लगी हुई है। यही था ना मेन चीज। देखिए कितना एक लाइन जोड़ दी संविधान में, उसके माध्यम से सब समस्या हल। और अगर ऐसा ना होता तो पता पड़ा हमारे उत्तर प्रदेश बिहार, यहाँ तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो वहीं जाकर ससुराल बनाते, कहते थे हमारे यहाँ तो अतीत काल से भगवान राम और सीता जी संबंध रहा ही है, तो क्यों ना उसी ओर चला जाए। तो पता पड़ा यहाँ से जाकर नेपाल में आबादी बढ़ा रहे और नेपाल को परेशान कर दिए नागरिकता ले लेकर के। और वहाँ के लोग वैसे रोजगार के लिए यहाँ आते हैं, उनको वहाँ रोजगार ना मिले, उनकी मुद्रा भी भारतीय हमारे मुद्रा की अपेक्षा सस्ती है, कमजोर है। यहाँ से 10,000 ले जाओ, वहाँ 15,000 मिलेंगे आराम से, सस्ता पड़ जाएगा सब कुछ। ठीक है, इसलिए वो यहाँ रुपए कमाने आते हैं। यहाँ से मुट्ठी भर रुपए ले जाते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। जैसे यूएस से कोई कमा कर लाता है थोड़ी से रुपए, और यहाँ वो देखने लगते 4 लाख 5 लाख। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कोई $800 कमा रहा है यूएस में, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ $800। आप कर लीजिए 800 गुणे 80, कितना हो गया? कम होते हैं सैलरी सिर्फ $800, यहाँ बताएगा तो कहीं बहुत कमा रहा। अब यही तो है। इतना तो, ये तो मिनिमम है, इतना तो वहाँ कोई कमा ही लेते हैं, 2 दिनों में कमा लेगा, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है अमाउंट। अब जब वहाँ कमा लेते हैं, मान लीजिए $3,000 $4,000 कमा लिए, या फोन करके बता दे पापा सैलरी बहुत अच्छी है, पापा ने कहा कितना? अरे 4.5 लाख एक महीने में। अब पापा ने कहा इतना तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति की होती है। तो ये खर्चे भी तो है उस हिसाब से। एक एक रोटी वहां मिलती है 2-2 3-3 डॉलर में, बहुत कॉस्टली है। वहां ऐसे रोटी बेलनी नहीं पड़ती, वहां पैक होकर आती है, जैसे पापड़ आते हैं उसी प्रकार से, पन्नी निकालो, सीधे डालो, बनाओ, खाओ। मधेश, अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से अमेरिका गया, नागरिकता अमेरिका की ले ली, तो उसका झुकाव अमेरिका की ओर ही होगा ना, वो क्यों आना चाहेगा वहां से वापस? तो इनका भी झुकाव, वो मजबूरियों में इनको भागना पड़ता है। अब वो क्यों भगा रहे हैं? वो इनको अपना मानते ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि जब आपको कल जरूरत थी तब आपने इनको बुलाया, उपयोग किया, अपने यहाँ रखा, सब कुछ किया, इनने आपका काम किया, और आज आप उनको बाहर भगा रहे हैं। लिख लीजिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है उच्च संवैधानिक पदों पर, उच्च संवैधानिक पदों पर जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री इत्यादि इत्यादि पदों पर ये नहीं बैठ सकते। अपने आप लिख लीजिए, मुख्य पद, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री इत्यादि पदों पर ये नहीं बैठ सकते। समझ आ गया? समझ आ गया? यानी कि इतने महत्वपूर्ण पदों पर ये नहीं बैठ सकते। कब बैठेंगे? वंश के आधार पर, जब इनको नागरिकता प्राप्त है कि इनके पूर्वज यहीं के थे। समझ में आ गया? हमारे नागरिकता अधिनियम में दिया हुआ है ना
नागरिकता प्राप्ति के तरीके, 5 तरीके बताए गए हैं उसमें। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, ये सारे तरीके बताए गए हैं। तो उसी प्रकार से वंश के आधार पर अगर कोई व्यक्ति है नागरिक, तभी उसको इन सब पदों पर बैठने दिया जाएगा। अमेरिका में भी इस प्रकार का प्रावधान है। अमेरिका में राष्ट्रपति से वही बन सकता है जो ब्लड के रूप में वही का नागरिक है। ऐसा नहीं कि जिसने नागरिकता प्राप्त की है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति पद, बाकी और सब बन सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्या? ऐसा हो सकता है कि आप किसी देश में इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, ऐसा ये मेंटालिटी का खेल है। यानी कि इस तरह का मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा पुरानी मूवियों में, अपने बॉलीवुड में भरा पड़ा है मूवियों में मसाला। उसमें एक चीज आप देखते होंगे, जिन जिन माता पिता के बच्चे नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को गोद लेते हैं। और जिस दिन उस बच्चे को ये पता पड़ता है, कुछ ऐसा हो जाता है हादसा, मान लीजिए बच्चे ने माता पिता की बात नहीं मानी, तो उसको उसी दिन पिताजी ने एकदम कह दिया, अगर हम नहीं लाए होते घर तो किसी मंदिर में, किसी कूड़ेदान में पड़ा होता। रात जितने आराम मिल रहे हैं, ये सब कुछ हाथ नहीं लगे होते। फिर बच्चा एकदम से पिघल जाता है जब उसको ये पता पड़ता है कि मैं इनका क्या हूँ, गोद लिया हुआ बच्चा हूँ। उस दिन के बाद से बच्चा सीरियस हो जाता है एकदम, माता पिता की हर बात मानेगा। ऐसे इमोशनल सीन बॉलीवुड में भरे पड़े हैं। तब ये बताइए, क्या जिस बच्चे को बचपन से पाला है उसकी परवर, वो जो लगाव था वो क्या कम है किसी रूप में? नहीं है ना। तो यही तो अमेरिका में है। अमेरिका क्या कह रहा है कि नहीं, जिसने यहाँ ब्लड के आधार पर नागरिकता प्राप्त की है, जन्म के आधार पर नागरिक है, उसी को हम राष्ट्रपति बनाएंगे। क्यों? ऐसा ना हो कि खून कभी भी अपने लोगों को खींचने लगता है, आकर्षित करने लगता है। पता पड़ा भारत के कोई व्यक्ति जिसने वहां नागरिकता प्राप्त कर ली और वहां का राष्ट्रपति बन गया, तो पता पड़ा अपने सब कुछ किसको लौटा दिया, भारत को। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ भ्रम है। किसी भी पद पर कोई बैठता है तो वो उस देश के लिए होता है, उसको पता है कि हमें इन लोगों ने चुना हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि पता पड़ा कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बन जाए तो भारत को सब कुछ लुटाने लगे, आज से भारत के लिए सब कुछ है। पुर्तगाल में जो राष्ट्रपति थे वो भारतीय मूल के थे, तो पता पड़ा अलग, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, करके लाइएगा। देखिएगा, भारत नेपाल मित्रता संधि, भारत नेपाल मित्रता संधि आज आज अप्रासंगिक प्रतीत होती है। इस संधि की पुनर्समीक्षा के बाद, इस संधि की पुनर्समीक्षा के बाद इसमें और किस प्रकार के प्रावधान